नमस्कार, आप सभी का माही की पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की क्लास हम लेके आए हैं 10th बोर्ड क्लास की है, जिसका चैप्टर नंबर 2 है और उस सेकंड चैप्टर का एक पार्ट है आपका कौन सा 2.5 यानी कि आपका जो चैप्टर है सेकंड का जो 5वां नंबर टॉपिक है वो है आपका कौन सा जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इस जनन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेकेंड चैप्टर में और क्या पढ़ा था हमने, ह्यूमन सिस्टम पढ़ा था। पूरा ह्यूमन सिस्टम में हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पढ़ लिया। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया और आपके रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया। तो अब आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना है कि जनन तंत्र होता क्या है। कि भाई जो सर अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं या हम जो आपका जो चैप्टर नंबर 2.5 है तो उसमें जनन तंत्र दे रखा है। तो जनन तंत्र में हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जनन होता क्या है, जनन की प्रक्रिया कौन सी होती है और उस प्रक्रिया के बारे में जानना है। उसके बाद यौनारंभ के बारे में जानना है और उसके बाद यौनारंभ के लक्षण के बारे में जानना है। इसके बाद आता है आपका नर जनन तंत्र कि भाई आप जो ये जनन पढ़ रहे हो इसमें अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम कौन से हैं, द्विलिंगी है और लैंगिक जनन पाया जाता है हमारे अंदर। तो हमारे लैंगिक जनन के अंदर जो द्विलिंगी है तो एक तो होगा नर जनन तंत्र, एक होता है आपका मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जनन किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जनन किसे कहते हैं। तो मैं बात करूं, जनन क्या होते हैं, सभी जीवधारियों की ऐसी आवश्यक घटना। क्या है, सभी जीवधारी। इसमें मैं मानव की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जनन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी जीवों पे वही लागू होती है बात की सभी जीवधारी में आपको जैसे आपके घर में जैसे गाय भैंस बकरी सब आते हैं, हम भी जानवर के अंदर ही आते हैं। तो मैं ऐसी बात करूं तो सभी जीवधारियों में पाई जाने वाली ऐसी आवश्यक घटना जिसके दौरान अपने समान संतति को या अपने पैतृक पीढ़ी को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, आपके जनन कहलाता है। तो देखिएगा आपकी बुक के अंदर कौन सी परिभाषा दे रखी है, जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, अपने समान संतति उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, अपनी जो पैतृक पीढ़ी होती है, जैसे हमारे पैतृक पीढ़ी, जैसे मैं आपके बात करूं कि आपके दादाजी के जो वंशज कौन, आपके पिताजी हुए। ठीक है, हमारे पिताजी के अपने पिताजी के हम वंशज है और हमारे जो होंगे तो हमारे जैसे जैसे ये पीढ़ी बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका जनन है। कौन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। और इस जनन तंत्र में भाग लेने वाले दो होते हैं, एक तो होता है नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। अगर आपके नर जनन एब्सेंट हो जाता है तो मादा जनन आपके कोई काम नहीं आएगा या मादा द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का जनन नहीं होगा। अगर मादा नहीं होगी तो नर के द्वारा किसी भी प्रकार का जनन नहीं होगा। तो ठीक है, अब हमने जान लिया कि जनन क्या होता है। ठीक है, अब आता है कि ये सेकेंड नंबर एक और है कि भाई जनन जो हमारे मानव शरीर की बात करें, ये जो प्रजनन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसमें कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया है, हमारे अंदर होती है लैंगिक जनन। कौन सी, मानव की बात पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके कौन सी होगी, लैंगिक जनन। ठीक है, अब आता है कि सर लैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिएगा, कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें यह करना है कि जो सर आप चीज बता रहे हो, या जैसे मैंने यहां पे बता दिया कि प्रजनन की प्रक्रिया कौन सी है, लैंगिक जनन है। यहां पे मैंने लिख दिया लैंगिक जनन है। अगर मैं इसको वापस डेफिनेट नहीं कर रहा हूं या इसको परिभाषित नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं समझाता हूं, तो आपके लिए वो चीज नील बट्टा नील हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो हम ये जान लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेकर
दोनों भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो नर और मादा को मैं किस रूप में लिख सकता हूं, वह जनन की प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों संलयन होकर जिस प्रकार जनन करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका लैंगिक जनन कहलाता है। अब आता है कि सर नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लैंगिक जनन में एक तो होता है आपका कौन सा, नर युग्मक, और दूसरा होता है आपका मादा युग्मक। ठीक है। अब आता है कि भाई ये दो हो गए लिंग, क्या हो गए, लिंग। ये तो नर युग्मक मान लीजिए आपका हो गया मेल और ये क्या हो गया आपके फीमेल। ठीक है। अब क्या होते हैं, एक और आती है कि प्रजनन की प्रक्रिया, एक तो लैंगिक दे रखा है, कहीं पे आपको दे रखा है द्विलिंगी। क्या मिलता है, द्विलिंगी। अब आया ना आपको समझ में, द्विलिंगी का अर्थ होता है दो प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है नर युग्मक और एक होता है मादा। ठीक है। अब ये दोनों हो गए क्या, जनन में भाग लेते हैं दोनों, कौन, नर युग्मक भी लेता है और मादा युग्मक लेता है। तो इसलिए इस कौन सी प्रक्रिया हो गई आपके, द्विलिंगी हो गई। और लैंगिक जनन कैसे हो गया, क्योंकि इसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। अगर ये नर युग्मक अकेला होता किसी जनु, जैसे पेड़ पौधों में बात करते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक में जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं और अकेले नर के द्वारा या अकेले मादा के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है, तो वो होता है अलैंगिक जनन। और अगर नर और मादा दोनों के सहयोग से बनता है तो वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आपके लैंगिक जनन। ये हो गया द्विलिंगी। क्या भाई द्विलिंगी कैसे हुआ। अब मैं बात करूं, अगर प्रक्रिया तो होती है द्विलिंगी, लेकिन जो मानव की बात करें तो मानव कैसा है, एक लिंगी है। कौन सा है, प्रक्रिया तो द्विलिंगी है, लेकिन मानव की बात करें तो मानव एक कैसा है, एक लिंगी प्राणी है। अब एक लिंगी क्यों हुआ, क्योंकि नर के अंदर अलग लिंग लक्षण होते हैं, अलग लिंग होता है और मादा के अंदर अलग लिंग होता है। तो नर और मादा दो लिंग मिलकर क्या बनाते हैं, आपके एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, यौन आरंभ। और इसकी जो आपके बुक्स में डेफिनेशन दे रखी है कि मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, वो ये द्विलिंगी जनन प्रक्रिया है। ये किस प्रकार द्विलिंगी हो गई, ये हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है आपकी यौन आरंभ। क्या आती है, यौन आरंभ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूबरेटी। क्या कहते हैं, प्यूबरेटी। आपकी किताब में दे रखा है कि देखिएगा, ये कह रहा है किताब में आपके बुक में कि लैंगिक जनन के लिए या लैंगिक जनन के लिए आवश्यक कोशिकाएं होती हैं, जिस कोशिकाओं का जो विकास होता है। अब ये जो क्या हो गया आपके जो लैंगिक जनन है, ठीक है, इस लैंगिक जनन के लिए जो कोशिकाओं का जो निर्माण होता है कि भाई ये जो लैंगिक कोशिकाओं का जो निर्माण होता है जिस अवस्था में, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, जब ये स्टार्ट होती है लैंगिक जनन की कोशिकाएं, जो इस लैंगिक जनन में भाग लेने वाली नर युग्मक कोशिकाएं और मादा युग्मक कोशिकाओं का जब निर्माण होता है, तो उस जो अवस्था जो प्रारंभ होती है, उस अवस्था प्रारंभ को क्या कहते हैं, आपके यौन आरंभ। कि भाई यौन आरंभ का अर्थ होता है कि आपके जो सेक्सुअल है, जो सेक्सुअल लक्षण है, आपके जो इस प्रोसेस में लैंगिक जनन में जो अंग भाग लेते हैं, उन भाग में जो कोशिकाएं बनती है, जो कोशिकाओं का जो निर्माण स्टार्ट होता है या शुरू होता है या प्रारंभ होता है, वो क्या कहलाता है, आपका यौन आरंभ। क्या कहलाता है, यौन आरंभ। तो आपकी किताब में दे रखा है लैंगिक जनन हेतु उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि में। क्या अब आता है कि हाँ वो भी आएंगे, अवधि भी पढ़ेंगे, तो ये देखिएगा ये एक विशेष अवधि में। अब विशेष अवधि के भाई यौन आरंभ की जो कोशिकाएं हैं, ऐसे तो है नहीं कि बच्चा जन्म ले गया उसमें जनन कोशिकाएं स्टार्ट हो गई, नहीं, उसकी भी एक लिमिट एज होती है। उस एज की भी बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं महिलाओं और पुरुषों में क्या अलग अलग होती हैं, तो मैं महिला की या लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों की जो यौन आरंभ की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है, 12 से 14 वर्ष। ठीक है, जैसे ही 12 से 14 वर्ष हो जाती है किसी महिला की, तो उसमें किसका निर्माण होता है, आपके जो लैंगिक जनन, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जो जनन के लिए सहायक होती हैं, उसका निर्माण हो जाता है। कब, जब आपके कोई लड़की होती है, उसकी एज 12 से 14 वर्ष हो जाती है,
तो उसमें क्या हो जाती हैं, लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं, जैसे यौन आरंभ की आवश्यक घटनाएं शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई आपके किसकी, मादा की बात। ठीक है, अब आती है आपके नर की बात। नर में हम क्या पढ़ रहे हैं, लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लड़कों की उम्र होती है इसमें आपके 13 से 15 वर्ष। अब जब जैसे ही कोई लड़का या जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो क्या, उसकी उम्र जब 13 से 15 वर्ष हो जाती है तो उसमें क्या हो जाती हैं, यौन आरंभ की जो क्रियाएं हैं, जो लैंगिक जनन की जो आवश्यक घटनाएं हैं, जिसमें लैंगिक जनन की जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, परिपक्व होकर बनने लगती हैं और उसमें नए लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, अब आता है कि जो इसके बाद आती हैं यौन आरंभ के लक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। किसके बारे में, यौन आरंभ लक्षण के बारे में। देखिएगा, जैसे ही यौन आरंभ स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होते हैं, कुछ लक्षण आने लगते हैं। ये देखिएगा, लड़कों में अलग होता है और लड़कियों में अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लड़कों के में क्या होता है, देखिएगा, जैसे ही यौन आरंभ में प्रवेश करेगा तो उसकी आवाज में थोड़ा फर्क आएगा। माना कि उसकी आवाज कैसी होगी, आवाज का भारीपन होना, आवाज में थोड़ा चेंजेबल होना, कि भाई आवाज जो पहले थी उससे थोड़ा हटके बोलने लगता है, थोड़ी आवाज में थोड़ी जो इसके सुर होते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है, ये होता है पहला लक्षण लड़कों के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है कि लड़कों के अंदर क्या होती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। क्या आती है, दाढ़ी मूंछ। जैसे ही 15 से 14 से 15 वर्ष का लड़का हो जाता है तो उसके धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ आने लगती है। और क्या होते हैं, एक और विशेषता होती है, गुप्त अंग होते हैं, जहां पे गुप्तांग होते हैं तो उसके बाल आने लग जाते हैं और शरीर पर अनेक बाल आने की अनेक बाल होते हैं वो आने लगते हैं। इसके बाद आता है कि जो लड़के होते हैं, इन लड़कों के अंदर क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनने लगता है। क्या बनने लगता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। इसकी भी बारे में बात करेंगे। अब आता है कि लड़कियों के अंदर क्या होता है, जैसे ही यौन आरंभ स्टार्ट होती है तो लड़कियों की आवाज थोड़ी पतली होने लगती है। कैसी, पुरुषों में कैसी थी, भारी होने लगती है, तो लड़कियों में कैसी होती है, आपके थोड़ी पतली होती है, सुरीली आवाज होती है। ठीक है, इसके साथ इनके जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनका भी विकास होने लगता है और इसके अंदर कौन सा एस्ट्रोजन हार्मोन भी विकसित होने लगते हैं। और कुछ लक्षण भी हैं, जैसे आपके बुक्स में दे रखा है। जैसे मैं बात करूं लड़कों की, तो लड़कों में क्या होती हैं, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, और इसके साथ दे रखा है आपके एवं जन्नांगों क्षेत्रों में बाल, ये जैसे मैंने बात की जैसे गुप्तांग है वहां पे बाल आने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं आपके लड़कियों में क्या होती हैं, थोड़ी देखिएगा, इसमें लड़कियों में जैसे मैंने बात की स्तन ग्रंथियां का विकसित होना, और उसके साथ आपके जो एक लड़कियों में एक विशेषता है, आप सभी को याद रखना है, क्योंकि जैसे ही लड़की क्या होती है, आपने यौन आरंभ में प्रवेश करती हैं तो एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें क्या स्टार्ट हो जाती है, आपके रजोधर्म की प्रक्रिया। क्या होती है, रजोधर्म, जिसे आप कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, रजोधर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये आपको याद रखना है, लड़कियों के अंदर एक तो आवाज पतली हो जाती है, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है और उसमें क्या होती है, रजोधर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस रजोधर्म को भी हम जब मादा जनन पढ़ेंगे तो उस समय आपको इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ इनके अंदर 2 प्रकार के हार्मोन भी इस तरह होते हैं। जैसे नर में कौन सा होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, और जो मादा के अंदर होता है वो होता है आपके एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन बनने लगते हैं। और टेस्टोस्टेरोन आपका कौन सा हार्मोन है, नर हार्मोन है, और एस्ट्रोजन कौन सा है, आपका मादा हार्मोन है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके क्या, नर जनन तंत्र। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के अंदर नर जनन का विकास किस प्रकार होता है और नर जनन के सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, उन सब के एक एक के बारे में पढ़ते जाएंगे। इसके बाद पढ़ेंगे आपका मादा जनन तंत्र।
नर जनन तंत्र पढ़ने के लिए हमें कुछ इस प्रकार की जो संरचना होती है, जो नर जनन तंत्र होता है मानव का, कुछ इस प्रकार की जो संरचना होती है मानव के अंदर, जिसे कहते हैं आपके नर जनन तंत्र। ठीक है, अब हम नर जनन तंत्र पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नर जनन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती है। तो नर जनन तंत्र होता है दो भागों में होता है बंटा हुआ। एक तो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और एक होता है आपका द्वितीयक लैंगिक अंग। ये है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और ये है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, अब आता है कि सर प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग की बात करें तो इसमें आता है आपके सबसे पहले कौन सा, वर्षण। ये जो पार्ट है देखिएगा आपके सामने जो डायग्राम बना है या जो चित्र बना है, ये जो किसका है, नर जनन तंत्र का। तो नर जनन तंत्र में सबसे पहले आता है आपके प्राथमिक लैंगिक अंग। कौन से आते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग आते हैं। उस प्राथमिक लैंगिक अंग का जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, जो ये पार्ट क्या कहलाता है, आपका वर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि वर्षण होता क्या है, क्योंकि इसी वर्षण, ये वो जो वर्षण है, ये वर्षण है जो हमारे नर जनन तंत्र का सबसे मुख्य पार्ट है, क्योंकि इसी के अंदर किसका, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी के अंदर जो आपके जो ये सारे अंग ऑर्गन होते हैं, जैसे वर्षण कोश है, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, आपके वर्षण के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वर्षण की। ठीक है, तो वर्षण क्या होता है, हमारे शरीर का एक नर जनन पार्ट है, जिसके द्वारा किसके, शुक्राणुओं का और जो दो प्रकार के हार्मोन, एक प्रकार का हार्मोन भी है नर, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, और शुक्राणुओं का भी निर्माण किया जाता है। तो अब आता है कि वर्षण हमारे शरीर के क्या होता है, शरीर के उदर गुहा के बाहर होता है। ठीक है, अब आता है उदर गुहा से बाहर क्यों होता है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो वर्षण होते हैं, वर्षण कोष के अंदर हमारे शरीर के उदर गुहा के बाहर, माना कि ये हमारे वर्षण होते हैं शरीर के अंदर नहीं होते हैं, जबकि शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार की जो संरचना होती है वर्षण की, कुछ हमारे शरीर से इस प्रकार बाहर, शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं। अब आता है आपके दिमाग में क्वेश्चन कि सर हमारे शरीर से बाहर क्यों होते हैं और शरीर के अंदर क्यों नहीं होते, ये सभी के क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो ये वर्षण होता है इसका टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम चाहिए। क्या, वर्षण के अंदर क्या होते हैं, वर्षण कोष होते हैं, शुक्राणुओं के बनने के जो प्रोसेस होता है किसके अंदर होता है, आपके जो स्पर्म है, शुक्राणु होता है, वो किस में बनते हैं, वर्षण के अंदर बनते हैं। अगर आपका टेम्परेचर, आपकी जो शरीर का जो तापमान है इसका क्या, थोड़ा 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, डिग्री सेल्सियस के पास। अगर इस टेम्परेचर पर क्या होता है, शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं, अक्रियशील होते हैं। तो इसके लिए क्या होते हैं, शरीर से वर्षण है वो शरीर से बाहर होते हैं और इसका टेम्परेचर 32-34 के आसपास होता है, 32 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के आसपास होता है। इसलिए इसको क्या होते हैं, शरीर से हमारे बाहर होते हैं, कौन से, वर्षण। अब आता है कि वर्षण कहाँ पे पाए जाते हैं, शरीर से बाहर वर्षण कोष के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, ये देखिएगा, ये जो है, ये बाहर वाली जो सबसे बाहर वाली जो ब्लैक है, ये क्या कहलाता है, आपका वर्षण कोष कहलाता है। और इस वर्षण कोष के अंदर क्या होते हैं, वर्षण होते हैं, कितने होते हैं, एक जोड़ी, यानी कि 2 वर्षण होते हैं। एक जोड़ी का मतलब होता है 2 वर्षण होते हैं। और ये देखिएगा, ये जो संरचना है ये क्या है, आपके वर्षण है। ये जो अंडे के समान जो 2 संरचनाएं होती हैं ये क्या होती हैं, आपके वर्षण होती हैं। और वर्षण के ऊपर जो ये टोपीनुमा जो संरचनाएं होती हैं या कुछ इस प्रकार की जो दोनों के ऊपर जो संरचना है ये क्या कहलाती हैं, आपके अधिवर्षण कहलाती है। ठीक है, अब आता है कि सर ये तो हो गया कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं, वर्षण हैं। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है मानव में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, जो क्या पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर, यानी कि मानव शरीर के बाहर पाए जाते हैं। और इसमें दे रखा है कि आपके वर्षण के 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब आता है कि जो वर्षण के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। ये तो ठीक हो गया कि उदर गुहा के बाहर क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके जो शरीर का जो टेम्परेचर है हमारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि इस डिग्री पे टेम्परेचर पर क्या है, शरीर में स्पर्म का बनना या निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इसलिए शुक्राणु नहीं बनते हैं, इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं, जिससे क्या है, थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, जिससे क्या है, स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि वर्षण के 2 भाग होते हैं।
कि भाई ये देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके वृषण के 2 भाग। नंबर 1 पे आता है आपका कौन सा, शुक्राणु। ठीक है, हमने बात कर ली इसकी भी। अब ये शुक्राणु क्या होता है, नर जनन तंत्र का, अगर आप नर के लैंगिक जनन में भाग लेने वाला ये जो शुक्राणु है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी शुक्राणु के द्वारा आपके जो लिंग का निर्धारण होता है। यही शुक्राणु वो भाग है जो मादा के अंदर जाएगा, आपके लिंग का निर्धारण करेगा कि आपको बेबी होना है, बेबी के अंदर आपको नर होना है या मादा होना है, या लड़का होगा या लड़की होगी। कौन निर्धारित करेगा, आपका स्पर्म या शुक्राणु। ठीक है, ये कहां पे बनता है, अब आपको पता चल गया कहां पे, वृषण के अंदर बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 2 पे आपके क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन। एक प्रकार का क्या बनता है, हार्मोन बनता है, कहां पे, वृषण के अंदर, और उस हार्मोन का नाम है आपके टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। अब आता है कि सर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है, देखिएगा अब ध्यान से देखना। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हार्मोन किसमें, वृषण में बनता है, और वृषण किस में पाया जाता है, नर के अंदर पाया जाता है। किसमें, नर के अंदर। अब जो नर के हमने बात की कि नर में यौन अवस्था प्रारंभ होती है, तो उस समय कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर क्या आती है, डाढ़ी मूंछ आती है। क्या आती है, डाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, और शरीर के अंदर किसका, इस शुक्राणु का बनना। ये सब प्रोसेस किसके द्वारा होता है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां पे बनते हैं, वृषण के अंदर बनते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर टेस्टोस्टेरोन की बात हमने पीछे भी की थी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, और हमारे जो आवाज का जो भारीपन है वो भी किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, मानव के अंदर जो सेक्स की भावना होती है, जो सेक्सुअल की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो किस कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। और शरीर के अंदर जो मैथुनांग का विकास, मैथुनांग यानी कि जो शरीर के जो सेक्स के पार्ट होते हैं उनका विकास किस हार्मोन की वजह से होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। तो ये चीजें हमने किस में पढ़ी थी, आपके प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, जिसमें क्या पढ़ा हमने, वृषण पढ़ा। ये देखिएगा आपकी जो वृषण की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। अब हम द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर का जो इस वृषण से जुड़े हुए सहायक अंग होते हैं, तो देखिएगा अब आता है आपका 2 नंबर पे द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसे कहते हैं आप सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, और इसको और किस नाम से जानते हैं, आपके हेल्पर ऑर्गन या सहायक अंग। क्या होते हैं, हेल्पर ऑर्गन या सहायक अंग। अब आता है कि सर इस सहायक अंग के अंदर कौन कौन आते हैं, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं नंबर 1 पे आता है आपका वृषण कोष। क्या आता है, वृषण कोष। और वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिस। कैसे, क्या कहते हैं, टेस्टिस कैसे हैं। अब इस टेस्टिस चैम्बर आता है, वृषण कोष आता है। तो वृषण कोष किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वृषण कोष मानव नर जनन तंत्र का वो भाग जिसके अंदर वृषण एक मतलब मानव शरीर के कम तापमान पर सुरक्षित रहते हैं। मानव शरीर से तापमान से थोड़ा कम तापमान कहां पे होता है, वृषण कोष के अंदर। क्योंकि मानव के शरीर का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमन के जो अंदर का जो तापमान होता है वो होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हम इसको फ़ारेनहाइट में भी कह सकते हैं, 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और 98 डिग्री नहीं होता है, ओनली फॉर 98 फ़ारेनहाइट होता है। तो हम यहाँ पे कहीं पे आपको 36 मिले या 98.6 भी होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है 98। ठीक है, अगर आपको 36 डिग्री सेंटीग्रेड अगर शरीर के अंदर का टेम्परेचर है तो आपके शरीर के अंदर क्या होती है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, शरीर से बाहर वृषण होते हैं, और वो किसके अंदर होते हैं, वृषण कोष के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करती हैं, शरीर से बाह्य चोटों को रक्षा करती है, वृषण को बचाए रखती है। बाह्य चोट आती है या चोट लग जाती है तो उससे सुरक्षा कौन प्रदान करती है, आपके वृषण कोष करती है। ठीक है, ये तो हो गया वृषण कोष का कार्य। अब आता है नंबर 2 पे शुक्रवाहिनी।
देखिएगा एक एक चीज को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो इस बार जो कोरोना के चलते आपके सिलेबस में जो कटौती की है, उस कटौती के चलते आपके जो नर जनन तंत्र है या मादा जनन तंत्र है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आना है। आपको याद रखना है, एक एक चीज को थोड़ा बहुत समझना है, रटना नहीं है। तो अब नंबर 2 पे आता है कि वर्ण कोश हो गया, ठीक है। इसके वर्ण के अंदर क्या बनते हैं, आपके शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं, शुक्राणु बन गए, ठीक है। ये लो आपके क्या बन गए, शुक्राणु बन गए। ये देखिए हम यहाँ पे क्या बना दिया, आपने शुक्राणु बना दिया, ठीक है। अब क्या ये शुक्राणु किसके माध्यम से जाएंगे, आपके शुक्राशय तक। यहां से जो ये मार्ग तय करेंगे, ये जो रास्ता तय करना है, ये रास्ता है, ये देखिएगा यहाँ पे जो वर्ण के अंदर जो स्पर्म बने हैं, इनका मार्ग है, और ये मार्ग के द्वारा जो जिस शुक्राशय तक आने की जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, देखिएगा यहाँ से क्या आया, वर्ण बना, वर्ण के अंदर क्या बने, शुक्राणु या स्पर्म बने। अब ये स्पर्म क्या करेंगे, यहाँ पे बन तो गए, लेकिन अब इसको रास्ता चाहिए यहाँ पे शुक्राशय तक आने का, और जो ये रास्ता है, ये जो मार्ग है, क्या कहलाता है, आपकी शुक्रवाहिनी कहलाती है। क्या कहलाती है, शुक्रवाहिनी। तो आपके एग्जाम में पूछ रखा है या पूछ लेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में कि शुक्रवाहिनी किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि सर शुक्र वर्ण कोश में या वर्ण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक जो मार्ग या जो शुक्राशय तक जाने की जो रास्ता होता है, ये जो मार्ग होता है, वो क्या कहलाता है, आपके शुक्रवाहिनी कहलाती है। ये देखिएगा आपकी जो क्या है, पूरी जो डक्ट है या जो नली होती है, वो क्या कहलाती है, शुक्रवाहिनी कहलाती है। और ये जो शुक्रवाहिनी से शुक्राणु कहां पे आ जाते हैं, आपके शुक्राशय के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद नंबर सी पे क्या आया, आपके शुक्राशय। क्या पढ़ेंगे, शुक्राशय। अभी हमने पढ़ा कि शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में क्या जाते हैं, शुक्राणु जाते हैं। और अब आता है कि जो ये शुक्राणु हैं कहां पे इकट्ठे होते हैं, आपके शुक्राशय के अंदर। वर्ण में बन गए शुक्राणु, अब शुक्रवाहिनी की मार्ग से होते हुए आपके कहां पे आ जाते हैं, आपके शुक्राशय के अंदर आ जाते हैं, और शुक्राशय के अंदर रुक जाते हैं, ठीक है। अब ये जो शुक्राशय हैं, जो कैसी होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। और अब इस शुक्राशय के अंदर क्या होता है, एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, अब यहाँ पे जो कुछ शुक्राणु आए, अब इसके साथ यहाँ पे कुछ क्या शुक्राणु इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पे एक कुछ क्या होता है, छोटा सा, मतलब ये हल्का हल्का तरल पदार्थ बनता है। क्या बनता है, तरल पदार्थ बनता है। और इसके साथ शुक्राणु के साथ ये क्या हो गया, तरल पदार्थ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और अब ये जो तरल पदार्थ देखिए, यहाँ पे से कोई क्या आया, शुक्राणु आया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं शुक्राणु प्लस, और यहां पे एक तरल, शुक्राशय के अंदर एक तरल पदार्थ बनता है, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके स्पर्म या वीर्य का। किसका, वीर्य का निर्माण होता है। कहां पे, आपके शुक्राशय के अंदर आकर क्या है, जब शुक्राणु और कुछ शुक्राशय का तरल पदार्थ मिल जाता है, तो किसका निर्माण हो जाता है, आपके वीर्य का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है, ये जो वीर्य है आपके क्या होते हैं, आपके जो शुक्राणु होते हैं, उनको क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा, क्योंकि कोशिकाएं कैसी होती हैं, सजीव कोशिकाओं के लिए ऊर्जा होनी जरूरी है, उसके लिए कुछ कुछ खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। उस एनर्जी को जो रिक्वायरमेंट पूरी कौन करती है, आपके शुक्राशय के द्वारा जो तरल पदार्थ बनता है, और वो तरल पदार्थ अगर शुक्राणु के साथ मिलता है तो किसका निर्माण करता है, आपके वीर्य का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जो पदार्थ मिल जाता है, तो जिससे क्या होती है, शुक्राणु को गति तथा ऊर्जा प्रदान होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। अब कौन सी आती है, आपके प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। ये क्या होती है, शरीर के शुक्राशय के जो मूत्राशय होते हैं, मूत्राशय के नीचे एक अखरोट के समान, कैसे, अखरोट आपने देखा होगा, जो अखरोट होता है ब्राउन कलर का, उसके समान एक जो संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, आपके प्रोस्टेट ग्रंथि हैं। और ये किस प्रकार की ग्रंथि होती है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है बाह्य स्त्रावी और दूसरी होती है अंत स्त्रावी। बाह्य स्त्रावी का अर्थ होता है जो वो अपने हार्मोन और एंजाइम को शरीर से बाग या नलिका वीन होती है या शरीर से बाहर त्याग करते हैं, उसे तो बाह्य
बाह्य स्त्रावी और जो शरीर के अंदर ही हार्मोन्स या एंजाइम को स्त्रावित करते हैं उसे कहते हैं अंतःस्त्रावी। तो ये क्या करती हैं, अपने एंजाइम्स और जो हार्मोन्स है वो शरीर से बाहर त्यागती है, तो ये क्या करती हैं, क्या कहलाती हैं, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। और इसके द्वारा एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है। और ये जो अब जो ये वीर्य है, इस वीर्य के साथ क्या मिल जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का एक और तरल पदार्थ मिल जाता है। और ये जो तरल पदार्थ है क्या करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है। अब ये गति कहां पे प्रदान करता है कि जब शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो मादा के शरीर में जब अंडाणु के पास ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन सा, इसके जो तरल पदार्थ निकलता है वो क्या होता है, लचीला होता है। और शुक्राणुओं को अंडाणु तक ले जाने का कार्य कौन करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला तरल पदार्थ करता है। और ये भी क्या करता है, एक वीर्य का भाग बनता है। कौन कौन सा, अब देखिएगा, एक तो शुक्राणु मिल गया, एक यहाँ पे शुक्राशय का तरल पदार्थ मिल गया और एक प्रोस्टेट ग्रंथि का तरल पदार्थ मिल गया। और ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक वीर्य का निर्माण करते हैं। और यही वीर्य क्या पे योनि के अंदर प्रवेश करता है और योनि मार्ग से होता हुआ आपके कहां पे, अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। और अंडवाहिनी में जाके अंडाणु के पे क्या करता है, अटैक करता है और क्या करता है, लिंग का निर्धारण हो जाता है। अब हम अंडवाहिनी भी पढ़ेंगे, वो कहां पे पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। अब आता है आपका मूत्र मार्ग। देखिएगा ज्यादा डिटेल आपको पढ़नी नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में इतना ही दे रखा है, जितना सिलेबस में दे रखा है उतना ही बताते हैं हम। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर हम, क्योंकि आपको 12th के अंदर बायोलॉजी पढ़ोगे तो भी ये भी पढ़ना पड़ेगा वापस, तो ठीक है। अब आता है आपका कौन सा, मूत्र मार्ग। देखिएगा ये क्या है, आपका जो मैंने बनाया है ये क्या है, आपका मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय के अंदर क्या बनता है, मूत्र का निर्माण होता है। मानव शरीर के अंदर मूत्र का निर्माण कहां होता है, मूत्राशय के अंदर। ठीक है, अब ये जो मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा होता है, लेकिन मूत्र का जो निर्माण है वो कहां पे होता है, लीवर या यकृत के अंदर होता है। ये देखिए लीवर से यहाँ पे मूत्राशय के अंदर आ जाता है। अब जो ये मूत्राशय है पूरा भर जाता है तो ये क्या करता है, मूत्र मार्ग। ये क्या कहलाता है आपका, मूत्र मार्ग। ये देखिएगा, ये मूत्र मार्ग से होता हुआ शिशन से शरीर से परित्याग करता है। हम मूत्र कहां से त्यागते हैं, शिशन के माध्यम से। और शिशन के अंदर क्या होती है, मूत्र मार्ग होता है जो मूत्रा से जुड़ा होता है। और मूत्रा से मूत्र हम मूत्र मार्ग के होते हुए शिशन से बाहर परित्याग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा, शिशन। देखिएगा ये शिशन किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा आ सकती है, या आपके एग्जाम में पूछ सकता है। शिशन को परिभाषित करिए या शिशन को समझिए। देखिएगा ये क्या होता है, शिशन वर्षण के, ये जो वर्षण कोश होते हैं, वर्षण कोश के बीच लटकता हुआ एक ऐसा भाग जिसके द्वारा स्पर्म या वीर्य का या मूत्र का परित्याग किया जाता है। और इसके द्वारा शरीर से शुक्राणुओं को योनि में प्रवेश कराया जाता है। और इसकी देखिएगा मुख्य डेफिनेशन होती है, ये एक कैसा है, बेलनाकार, कैसा, एक बेलनाकार अंग है जो वसन कोश के बीच, ये जो देखिएगा दोनों क्या है, वसन कोश है, इनके बीच लटकता हुआ एक अंग है, कैसा, बेलनाकार अंग है। और इसके द्वारा क्या होता है आपके, और ये क्या होता है, उत्तेजनशील अंग है। क्या है, उत्तेजनशील अंग है। और ये जो आपके हैं मैथुनांग में सहायक है। मैथुनांग क्या होता है, मैथुन के अंदर भाग लेने वाला अंग, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मैथुनांग कहते हैं। ये नर का जो मैथुनांग ये होता है, और महिलाओं का अंदर होता है आपकी योनि, और जो पुरुषों के अंदर होता है कौन सा, शिशन। क्या होता है, मैथुनांग होता है। पुरुषों का तो नर का मैथुनांग होता है शिशन, और महिलाओं के अंदर होता है आपकी योनि। और ये शिशन और योनि मिलकर क्या करते हैं, जब आपस में उत्तेजित होते हैं तो स्पर्म का निर्माण होता है। और इस स्पर्म को किसके द्वारा, इन शिशन के माध्यम से योनि के अंदर छोड़ दिया जाता है। और ये स्पर्म आगे जाके आपके अंडवाहिनी में अंडाणुओं के साथ स्पर्म
अंडाणु के साथ रिएक्ट मतलब जुड़कर क्या बनता है, आपका लिंग का निर्धारण हो जाता है, वो भी बात करेंगे हम निषेचन के बाद। और इसके बारे में क्या कहा जाता है और देखिएगा। और ये सामान्य, हाँ देखिएगा, ये सामान्य अवस्था में कैसा होता है, जो शिशन होता है कैसा होता है, छोटा होता है। जैसे ये सामान्य अवस्था में कैसा होता है, शिथिल होता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जब हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल की उत्तेजना आती है तो ये क्या होता है, संकुचित हो जाता है और थोड़े आकार में बड़ा हो जाता है और ये क्या करता है, सेक्सुअल में भाग लेता है। ठीक है, ये तो हो गया शिशन। अब आता है शिशन मुंड। क्या आता है, शिशन मुंड। क्या भाई शिशन मुंड क्या होता है? शिशन मुंड देखिएगा, ये जो शिशन के जो सबसे आगे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपके शिशन मुंड कहलाता है। ये आप इस प्रकार आपका जो होता है नर जनन तंत्र यहाँ पे खत्म होता है। तो गाइज आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।